हेलो गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेटेस्ट टॉपिक्स लाए हैं आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और दैनिक जीवन में भी आपके बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट है आपका, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की? तो किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। किसने? तो वर्ल्ड बैंक ने। अब इसका हम डिटेल में भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की नवीनतम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR मध्यम आय MI जाल पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में इस जाल में फंसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रगति करने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। वर्ष 1987 से वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय। जबकि उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 86 हो गई है। निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से घटकर 26 हो गई है। वर्तमान में 108 मध्यम आय वाले देश हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 75% हिस्सा बनाते हैं और वैश्विक GDP में लगभग 38% का योगदान करते हैं। सेकंड नंबर है, कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? नागालैंड ने की है। ठीक है, देखिए, नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने वेल्स की यात्रा के दौरान वेल्श सरकार, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के साथ इस समझौते की घोषणा की। यह साझेदारी वेल्स इन इंडिया 2024 उत्सव को समाप्त करती है और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह नई दिल्ली में किया गया था। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024, जिसका सह आयोजन ICFA और IIT रोपड़ ने किया, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय की जानकारी देकर सशक्त बनाना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेती में नवाचार, स्थिरता को बढ़ावा देने और जलवायु लचीली प्रणालियां बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और सहयोग के उपयोग पर जोर दिया गया है। ओके, तो आ गए हैं हम अब फोर्थ नंबर पर, जो कि है ड्रैगन ड्रोन क्या है, जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए हैं। तो यह क्या है? थर्माइट सशस्त्र ड्रोन। ठीक है, एक नया हथियार जिसे ड्रैगन ड्रोन कहा जाता है, रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग हो रहा है। ये ड्रोन थर्माइट छोड़ते हैं, जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, जिसे मूल रूप से रेल की पटरी को जोड़ने के लिए विकसित किया गया था। जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो थर्माइट एक स्व-निर्वाहक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिसे बुझाना मुश्किल होता है। यह कपड़े, पेड़ और सैन्य वाहनों सहित विभिन्न सामग्रियों को जलाने में सक्षम है और मनुष्यों को गंभीर जलन और हड्डियों की क्षति पहुंचाता है। ड्रैगन ड्रोन थर्माइट की सटीक तकनीक के साथ जोड़ते हैं, जिससे ये अत्यधिक प्रभावी और खतरनाक बन जाते हैं। युद्ध में थर्माइट का उपयोग कानूनी है, लेकिन नागरिकों को आग लगाने वाले हथियारों से निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। तो ये था इसका डिटेल कॉन्सेप्ट। फिफ्थ नंबर है डिप्थीरिया, जो हाल ही में राजस्थान ने रिपोर्ट किया था। ठीक है, किस कारक के कारण होता है? तो यह जो डिप्थीरिया है, जो हाल ही में राजस्थान में रिपोर्ट किया गया था, वह
बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया जो कारक है उसके कारण होता है। तो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं हम। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के कारण WHO की एक टीम राजस्थान के डीग पहुंची। डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है जो बैक्टीरिया कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होती है। यह मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है, खासकर नवजात से 16 वर्ष तक के बच्चों में। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलती है। डिप्थीरिया को वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है, जो अक्सर टेटनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और पोलियो के साथ मिलाई जाती है। भारत में यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और DTP वैक्सीन के रूप में दी जाती है। 6 नंबर है, हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? तो यह मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। ठीक है, तो एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है, जो संरक्षण की सफलता को दर्शाती है। इन्हें चीन में रॉक कैट और थाईलैंड में व बर्मा में फायर कैट कहा जाता है। इसकी फर के रंग दालचीनी से लेकर भूरे ग्रे और काले तक होते हैं। ये एकांत प्रिय और क्षेत्रीय बिल्ली दिन और संध्या काल में सक्रिय रहती है और वर्षावन, पर्णपाती और उप अल्पाइन जंगलों जैसे विभिन्न आवासों में 3738 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। IUCN द्वारा निकट संकटापन्न के रूप में वर्गीकृत यह बिल्ली दक्षिण पूर्व एशियाई और पूर्वोत्तर भारत में विविध आवासों में पनपती है, जो चुनौतियों के बीच वन्यजीवों की दृढ़ता को दर्शाती है। आगे हैं हम गाइस 7th नंबर पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसे ध्यान से देखिएगा। 7th नंबर है आपका, आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा किस आक्रामक पौधे का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प बनाने में किया जा रहा है? तो वाटर हाइसिंथ को। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कारीगरों को वाटर हाइसिंथ एक आक्रामक पौधा से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल का नेतृत्व आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम कर रहा है, जिसका उद्देश्य जल निकायों को साफ करना और स्थानीय कारीगरों को आजीविका प्रदान करना है। वाटर हाइसिंथ के रेशेदार तनों को हैंडबैग और सजावटी वस्तुओं जैसे विभिन्न हस्तशिल्प में प्रसंस्कृत किया जाता है। तेलुगु में गोदापुडोका कहलाने वाला वाटर हाइसिंथ एक आक्रामक जलीय पौधा है, जिसका तना रेशेदार होता है। इसका उपयोग हैंडबैग, टेबल मैट, टोकरी और सजावटी वस्तुओं जैसे हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। यह पौधा भारी धातुओं और प्रदूषकों को अवशोषित करता है, जिससे अपशिष्ट जल उपचार में मदद मिलती है, लेकिन इसके निपटान में सावधानी की आवश्यकता होती है। आगे हैं हम 8th नंबर पर, आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, 8th नंबर है आपका, हाल ही में 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित किया गया था। ओके, 18 से 20 अक्टूबर तक मसूरी के पास बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ, जिसमें 95 पक्षी और 22 तितलियाँ प्रजातियाँ देखी गई। उल्लेखनीय पक्षियों में येलो रम्प्ड हनी गाइड, लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल, इमैक्युलेट, कपविंग, ब्लैक फेस्ट, बार्बलर और ग्रीन विंग्ड टील शामिल हैं। येलो रम्प्ड हनी गाइड की उपस्थिति असामान्य है, क्योंकि यह आमतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्ष 1993 में स्थापित बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मसूरी से 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और पाइप से ढकी ढलानों पर बसा है, जिसे हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है। 9th नंबर है, कौन सा प्राणी
कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो कौन सा बन गया है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है गाइज, ओके, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 10th नंबर है, हाल ही में खबरों में आया स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है? तो यह है तंत्रिका तंत्र और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक विकार है। इसका भी आप स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम कर पाए। ओके, तो अगर कोई मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से लेटेस्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।